नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जयपुर महिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण। RMSCL MD नेहा गिरी का औचक निरीक्षण देखने को मिला। अस्पताल में व्यवस्थाओं का कर रही निरीक्षण। तो आपको बता दें, महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। जयपुर से खबर, अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही। दरअसल आपको बता दें किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं नेहा गिरी। RMSCL MD नेहा गिरी का ये औचक निरीक्षण देखने को मिला, जहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं महिला चिकित्सालय में, इसको लेकर उन्होंने जायजा लिया। वहां पर महिलाओं से भी बात की और साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करती हुई नजर आई। कहीं पर कोई अव्यवस्था नजर आई तो उसके लिए उनकी तरफ से कहा भी गया। देखिए, अस्पतालों को पूरी तरीके से साफ सुथरे रखने, इस पर भजनलाल सरकार लगातार फोकस कर रही है। और जब खुद सीएम भी अस्पतालों में पहुंचते हैं तो अस्पतालों में अगर कोई खामियां होती हैं तो उसके लिए त्वरित एक्शन लेने की बात कही गई है, क्योंकि अस्पतालों में दूर दूर से मरीज आते हैं। ऐसे में अस्पतालों में जो साफ सफाई है उसको लेकर ध्यान देने की बात कही गई है। कर्मचारियों के पहुंचने के समय को भी देखा जाता है। खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है कुछ ही देर में जारी कर सकती है और इस लिस्ट में बीजेपी के बड़े चेहरों के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात करीब 4.5 घंटे तक चली। ये बैठक सुबह 3:30 तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल रहे। और इस बैठक में करीब 18 राज्यों की 350 से भी अधिक सीटों पर चर्चा हुई है और उम्मीद की जा रही है कि करीब 120 से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज हो सकती है। देखिए, बड़ी बैठक इसको लेकर कल हुई है और प्रधानमंत्री मौजूद रहे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह। देर रात तक बीजेपी की ये सीसी की बैठक जो है वो लगातार जारी रही। रात 3:30 बजे तक ये बैठक चली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त नामों के मंथन पर कितना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जब लिस्ट जारी हो जाएगी तो जो प्रत्याशी होंगे वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि आज जो है वो पहली लिस्ट जारी करी जा सकती है और कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट आ जाएगी। 100 से 120 नाम उसमें हो सकते हैं। तो 100 से 120 नामों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी आज जारी कर सकती है, क्योंकि कल देर रात तक उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। जो बड़े चेहरे हैं वो इस लिस्ट में शामिल रहेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सांकड़ा गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मंत्री के साथ पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज मौजूद रहे। मंत्री आज से 2 दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण कर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। मंत्री रूट चार्ट के अनुसार पोखरण विधानसभा क्षेत्र के गाँव का दौरा कर रहे हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कई जगह जनसुनवाई करने का भी कार्यक्रम है। तो कई जगह जनसुनवाई का कार्यक्रम। 2 दिवसीय पोखरण के दौरे पर गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। तो फिलहाल केंद्रीय मंत्री का ये जोरदार स्वागत किया गया। करोड़ों के विकास कार्यों का उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। कई जगह पर जनसुनवाई उन्होंने की और कई जगह पर करेंगे। 2 दिवसीय ये दौरा पोखरण का है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, जहां पर आमजन से उन्होंने मुलाकात की है। आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल का उदयपुर का दौरा। थोड़ी ही देर में दिल्ली से डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम और डबोक एयरपोर्ट से गोगुंदा जाएंगे सीएम भजनलाल। 1690 करोड़ की परियोजना का करेंगे शिलान्यास और गोगुंदा के प्रताप चौक में करेंगे जनसभा। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहेंगे। सीएम दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे मावली में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया जाएगा। डबोक एयरपोर्ट से 2:30 पर करेंगे जयपुर के लिए रवाना। तो दिल्ली से सीधे उदयपुर मुख्यमंत्री का विमान जो है वो पहुंचेगा। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि दिल्ली से डबोक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे सीएम। उदयपुर में आज सीएम रहेंगे। डबोक एयरपोर्ट से सीधे गोगुंदा जो है सीएम जाएंगे।
अधिक जानकारी लेते हैं संवाददाता कपिल से। कपिल, जानकारी सामने आ रही है कि सीएम भजनलाल का आज उदयपुर का दौरा है, कब तक डबोक एयरपोर्ट वो पहुंच जाएंगे? कपिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। कपिल, सीएम के कार्यक्रम के बारे में आपसे जानकारी ले रहे हैं, कब से दिल्ली से डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का वैसे कार्यक्रम 11:15 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचने का प्रस्तावित था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कार्यक्रम थोड़ा डिले हो सकता है। करीब आधे से पौन घंटा देरी से मुख्यमंत्री डबोक एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और डबोक एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से 10 मिनट का समय लगेगा। वे गोगुंदा पहुंचेंगे। गोगुंदा में सबसे पहले वे महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली पर आएंगे और यहाँ पर महाराणा प्रताप को नमन करेंगे। और इस दौरान उनके साथ में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी रहेंगे। देवास परियोजना के तीसरे और चौथे चरण का शिलान्यास कार्यक्रम है। देखिए, 1690 करोड़ रुपए की योजना से देवास परियोजना के तीसरे और चौथे चरण का काम पूरा होना है। उसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया द्वारा किया जाएगा। और असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का लंबे समय तक राजनीतिक कर्मभूमि उदयपुर रही है और देवास परियोजना जो है वो उनका एक सपना रही थी। दूसरा चरण भी उन्होंने अपने राजनीतिक काल में उन्होंने अपना इसको पूरा करवाया था। और अब तीसरे और चौथे चरण का जब शिलान्यास हो रहा है तो वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ठीक है कपिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर अजमेर से आपको देंगे, जहां पाटन गांव के आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी विभाग ने 40,000 लीटर स्प्रिट से भरे 2 टैंकर पकड़े हैं। ये स्प्रिट नकली शराब बनाने में काम ली जाने वाली थी। जैसे ही इसकी जानकारी आबकारी विभाग को मिली है, आबकारी विभाग की कार्रवाई की सूचना बदमाशों को मिली तो सभी फरार हो गए। ये टैंकर बहरोड से उदयपुर जा रही थी। इस मामले में आबकारी विभाग की ओर से जांच जारी है। हमें सूचना प्राप्त हुई कि किशनगढ़ टोल नाके के पास एक ढाबे के पीछे जो बड़ी शराब बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपनी स्प्रिट भेजती हैं और उस स्प्रिट के परिवहन के दौरान जो शराब तस्कर हैं जो नकली शराब को बनाने का कारोबार करते हैं वो उन टैंकरों में से स्प्रिट चुराकर या उनसे अवैध रूप से खरीद कर नकली शराब बनाते हैं। और न केवल इससे जनता की जान जोखिम में पड़ती है बल्कि इससे राजस्व का भी भारी नुकसान होता है। जब से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तभी से रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 1 महीने के दौरान करोड़ों का चढ़ावा भी चढ़ा है। इस बीच एक मुस्लिम कैदी ने अपनी जेल की कमाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में जमा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। करीब 500 सालों के बाद रामलला अपनी जगह पर विराजमान हुए। जनवरी के महीने में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से तो राम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। रोजाना करीब 2 से 3 लाख श्रद्धालु अयोध्या के मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही राम भक्त दिल खोलकर दान भी दे रहे हैं। दान दाताओं में अरबपतियों से लेकर आम जनमानस सभी शामिल हैं। वहीं इस बीच एक मुस्लिम शख्स ने भी राम मंदिर को दान दिया है, जिसकी चर्चा भी जोरों पर है। दरअसल ये मुस्लिम शख्स फतेहपुर जेल में बंद एक कैदी है, जिसका नाम जियाउल हसन बताया जा रहा है। जेल में वो झाड़ू लगाने का काम करता है, लेकिन प्रभु श्री राम पर वो गहरी आस्था रखता है। जेल में काम करने के एवज में उसे जो मेहनताना मिला उसने राम मंदिर को दान कर दिया। कहा जा रहा है कि जियाउल हसन ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1075 रुपए का दान दिया है और ये उसकी 1.5 महीने की कमाई थी। जियाउल हसन मूल रूप से फतेहपुर के राम जानकीपुरम का रहने वाला है। जियाउल हसन ने जेल अधीक्षक से बात की। उसने बताया कि वो अपनी कमाई राम मंदिर को समर्पित करना चाहता है। उसके निवेदन के बाद जेल अधीक्षक ने 1075 रुपए का चेक बनवाकर कार सेवकपुरम भिजवाया। चेक प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को जारी किया गया है, जिसके बाद ये चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में जमा कर दिया गया। 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले ये सब हिंदू से मुसलमान हो गए, तो जब आदमी को अपनी शुद्धता मालूम होती है तो निश्चित है कि वो प्रभु के लिए कुछ ही करने को तैयार होते हैं। जब सब जानते हैं कि
रामी हमारे पूर्वज थे और कुछ कारणों से मुसलमान हो गए, तो कुछ न कुछ प्रेरणा तो अंदर से आती ही है। प्रभारी प्रकाश गुप्ता ये भी कहते हैं कि रामलला पर श्रद्धा रखने वाला हर शख्स दान दे सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ट्रस्ट का प्रश्न तो सभी का स्वागत है। कोई हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान या कोई और जैन बौद्ध का वो नहीं है। जो ट्रस्ट में भगवान राम का दर्शन करने आता है, जिसको राम से प्रेम है, जो दान देता है वो स्वीकार किया जाता है। कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के लिए 1 महीने के दौरान बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और करीब 25 करोड़ रुपए का दान आया है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और इस बीच झुंझुनू से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक कपल से करीब 22.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए ये ठगी की गई है। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए ठगी की वारदात, पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज की है। तो आप समझ सकते हैं ठगी का शिकार एक कपल हुआ है। करीब 22.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। फिलहाल पीड़ित ने इसकी शिकायत तो पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी है। आपको बता दें कि पूरे 11 ट्रांजैक्शन के जरिए ये ऑनलाइन ठगी हुई है। शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए ये ठगी का मामला सामने आया है। तो देखिए, जो ठग हैं वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, और अगर आप उनकी जाल में फंस जाते हैं तो आपके गाड़ी कमाई जो है वो चंद ही मिनटों में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसीलिए लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है कि किसी भी तरीके से, किसी भी चीज के लिए अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं या कहीं पर भी आप पैसा लगा रहे हैं, तो एक बार उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, वरना आप भी ऑनलाइन ठगों के शिकार हो सकते हैं। 22.5 लाख रुपए, आप समझ सकते हैं, बड़ी रकम है। और यहां पर ये बड़ी रकम जो है वो कपल हार चुके हैं, ठग चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक खबर आपको देंगे। आपको बता दें कि डूंगरपुर जिले में विधानसभा डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश गोघरा और 84 से बीएपी विधायक राजकुमार रोत के बीच जुबानी जंग चल रही है। विधायक राजकुमार द्वारा विधायक गणेश गोघरा पर आरक्षण बेच देने के बयान पर विधायक गणेश गोघरा ने पलटवार करते हुए विधायक राजकुमार पर 25 करोड़ रुपए में जनता के सपने बेचने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या समझौता हुआ कि जनता को बताओ? 25 करोड़ में आपने जनता के सपनों को बेचा है, युवाओं के सपनों को बेचा है। 25 करोड़ में बेचा है आपने। मैं पार्टी का हूं, लेकिन आपने अपनी मांग क्यों नहीं मनवाई? आगे बढ़ते हैं। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में 500 से अधिक ठेका श्रमिक एक बार फिर आंदोलन की राह पर चले हैं। पीएफ सहित विभिन्न मांगों को लेकर ठेका श्रमिकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ठेका श्रमिक संघर्ष समिति के दिलीप सिंगौर ने कहा है कि अस्पताल में 500 से अधिक ठेका श्रमिक हैं, जिनमें से अधिकतर ठेका श्रमिकों के ईएसआई कार्ड तक नहीं बने हुए हैं। 2 दर्जन ठेका श्रमिकों का कंप्लीट पीएफ तक जमा नहीं हो रहा है। 100 सफाई कर्मियों के बावजूद भी वार्ड बॉय से सफाई करवाई जा रही है और ठेका कर्मी मनमानी कर रहे हैं। वार्ड बॉय का काम नहीं करवाकर उनसे सफाई करवाई जा रही थी। इसके साथ साथ 4-5 प्रकरण ऐसे हैं, जैसे शाइना परवीन जी एक हमारे यहाँ पे 116 नंबर में उसमें न्यूरो ओपीडी में मैडम है, स्टाफ है, उनका 2020 से 2022 तक का पूरे 2 साल में पीएफ गायब था। जो ओपीडी है, मुख्यमंत्री जो ओपीडी बनी हुई है दवा गोली के वाला, वहां पर भी एक इस तरह का गंदा टॉयलेट है, पब्लिक एरिया है, वहां पर इस तरीके से बदबू आती है कि फार्मासिस्ट, हेल्पर और ऑपरेटर वहां पर टिक नहीं सकता 1% भी। एक जो ये ठेकेदारों की मनमानियां चल रही है, इस मनमानियों को खत्म करने के लिए आज पहला कदम उठाया है। अगर ठेकेदार नहीं मानता है तो लातों घूसों और झापटों से इनको बाहर निकालने का पूरा प्रयास रहेगा। आगे की प्रक्रिया यही रहेगी हमारी। पारा के छबड़ा नगर पालिका में बड़ी राशि के गबन का मामला सामने आया है। यहां जून 2023 में ऑनलाइन खाते में से फर्जी तरीके से 43,79,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। निवर्तमान ईओ महेंद्र सिंह चारण ने इस संबंध में छबड़ा थाने में रिपोर्ट दी है। ईओ का कहना है कि पालिका में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर हरिशंकर शर्मा और दीपक को डिजिटल सिग्नेचर के लिए सक्षम किया हुआ था।
जिन्होंने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अलग अलग बिल वाउचर से पालिका में पीजी खाते में कुल 43,79,500 रुपए कुल 5 बार में सुनील वर्मा के बैंक खाते में ट्रांसफर किए हैं। इस संबंध में तत्कालीन ईओ महेंद्र ने ऑपरेटर हरिशंकर शर्मा और दीपक ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करते हुए सुनील वर्मा के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान कर धोखाधड़ी करने का मामला छबड़ा थाने में दर्ज कराया है। नगर पालिका में केसिया द्वारा फोन द्वारा बताया गया कि कोई भुगतान हुआ है, तो फिर मैंने पालिका में फ़ोन करके जानकारी पाई थी, तो व्हाट्सएप से प्राप्त हुआ कि कुछ भुगतान हुआ है 43,79,500 का। तो फिर मैंने पूरी जानकारी करी, मेरी बिना किसी सक्षम स्वीकृति के और मेरे बिना किसी जानकारी के भुगतान हुआ। इसके संबंध में जैसे मेरे को पता चला, मैंने यहाँ से जो वाउचरों से डिटेल प्राप्त करी, मैं खुद बैंक गया, बैंक जाकर जिसके खाते में ट्रांसफर हुआ उसकी पूरी जानकारी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह प्राप्त किए। उसके बाद अगले दिन मैं आज सुबह थाने में आया और जो भी दोषी कार्मिक है उनके खिलाफ मैंने। बदलते मौसम और लगातार बढ़ते और घटते तापमान का असर छोटे बच्चे पर दिखाई दे रहा है। इसका अंदाजा भीलवाड़ा के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल के आउटडोर से लगाया जा सकता है, जिसमें खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज अधिक आ रहे हैं और वहीं इसमें से रोजाना मम्प्स वायरस के मरीज भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों में तेज बुखार आने के साथ उल्टी भी हो रही है। आपको बता दें कि गलसुआ पैरामास्को नाम के वायरस के कारण होता है ये मम्प्स, और जो असल में हवा में थूकने या फिर छींक के कारण फैलता है। ये वायरस बच्चों में नाक और गले से निकलने वाले संक्रामक एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से एक दूसरे बच्चे में फैलता है। हमारे हॉस्पिटल में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ पे रोज़ के 10 केस एवरेज आ रहे हैं, 8 से 10 केस। और ये वायरल इन्फेक्शन है, मम्स नाम की वायरस से इन्फेक्शन फैलता है और ज़्यादातर स्कूल एज ग्रुप बच्चों में पाया जाता है। जैसे बुखार होती है, पूरा शरीर दर्द होता है, सिर दर्द हो सकता है, खांसी जुकाम भी हो सकता है। ये मेनली अपने सैलिवरी ग्लैंड होती है उसको इन्फेक्ट करता है और एक दूसरे से फैलता है, तो हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए इसके लिए। देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जयपुर से कनेक्ट करने के लिए दौसा के द्वारापुरा के पास इंटरचेंज कर देने पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी सहमति दे दी है। इसके लिए डीपीआर तैयार करने के लिए उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं। इंटरचेंज के लिए मंजूरी मिलने के बाद श्याम सिंहपुरा और द्वारपुरा के लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाने के साथ ही अपना अनिश्चितकालीन धरना भी खत्म कर दिया है। ये लोग पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। विधानसभा के नागरिकों की आवश्यकता थी और ये गट नहीं मिलता, ये एग्जिट और एंट्री दोनों के लिए ये जगह मिली है और मैं सोचती हूँ कि ये आसपास के गाँव ही नहीं, पूरी बांदीकुई के लिए आवश्यकता थी। आगे बढ़ते हमीरपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी से एक दिन पहले ही दुल्हा बारात लेकर पहुंच गया। उसके बाद तो लड़की पक्ष समेत पूरा गांव सन्न रह गया। शादी की आधी अधूरी तैयारियां की गई थी। किसी को समझ ही नहीं आया कि अब क्या किया जाए। आगे क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। शादी का दिन दूल्हा दुल्हन और उसके परिवार के लिए जितना खास होता है, उसके साथ साथ उसे निभाने की चुनौतियां भी कम नहीं होती। शादी समारोह के लिए इंतजाम और बारातियों की खातिरदारी का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या हो जब बारात शादी की तारीख से एक दिन पहले ही आ जाए और लड़की पक्ष वालों को इसका इल्म तक ना हो? क्या हो अगर बारात घर की चौखट तक आ जाए और दुल्हन पक्ष की तरफ से पूरी तैयारियां ही ना की गई हो, क्योंकि उन्हें तो ये पता है कि शादी एक दिन बाद होनी है। हमीरपुर से एक ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ दूल्हा शादी से एक दिन पहले ही बारात लेकर पहुँच गया। कुरारा ब्लॉक के सिकरोड़ी गांव की ये घटना है, जहाँ पर गांव की रहने वाली युवती की शादी 27 फरवरी के दिन तय हुई थी, लेकिन दूल्हे राजा 26 फरवरी को ही गाजे बाजे के साथ पहुँच जाते हैं। ये देखकर दुल्हन के घर वालों के साथ गाँव वाले भी सकपका जाते हैं। सभी के ज़हन में यही था
कि भाई शादी तो 27 फरवरी के दिन है, लेकिन जब बारात एक दिन पहले पहुंच ही गई तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। सभी लोग अचंभित हो गए। शादी की तैयारियां पूरी ही नहीं थी। दुल्हन के घर वाले ये मानकर चल रहे थे कि 27 फरवरी को शादी होनी है, उसी हिसाब से तैयारियां भी की गई थी। ऐसे में लड़की के घर वाले बारात देखकर घबरा गए, लेकिन अब बारात जब घर आ ही गई है तो उसे वापस भी नहीं भेजा जा सकता। जिसके बाद लड़की के घर वाले और गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और सभी ने बारातियों का मिलकर स्वागत किया। ग्रामीणों के सहयोग से बारातियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रही। शादी की सभी रस्में की गई। दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। शुरू में थोड़ी घबराहट जरूर हुई, लेकिन शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गई और बाद में दुल्हन को विदा भी किया गया। अब सवाल ये है कि भाई शादी 27 फरवरी को तय की गई थी तो बारात एक दिन पहले कैसे आ गई? लड़की वालों की तरफ से जो कार्ड छपवाए गए थे उसमें 27 फरवरी की तारीख लिखी गई थी, लेकिन वहीं लड़के पक्ष की तरफ से जो कार्ड छपा था उस पर 27 की जगह 26 फरवरी की तारीख छापी गई थी। शादी की कार्ड छपने के बाद किसी ने इसको ध्यान से देखा तक नहीं। दूर दूर के रिश्तेदारों तक में कार्ड बांट दिए गए और इस तरह सदर कोतवाली के पारापुरवा, जो दूल्हे का गांव बताया जा रहा है, 26 फरवरी को ही बारात यहां चल पड़ी। लेकिन गनीमत रही कि मामला संभल गया और शादी भी हो गई। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमा शंकर मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोटा में पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हुए 4.15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में आरोपी महिला ठग पकड़ना दूर राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। महिला ठग का 11 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ में नहीं लग पाया है। महिला ठग की तलाश में 2 राज्यों की पुलिस दिल्ली, मथुरा, फरीदाबाद और नेपाल बॉर्डर के आसपास देश के अलग अलग इलाकों में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन फिलहाल महिला ठग का कोई सुराग हाथ में लग नहीं पाया है। महिला ठग के नेपाल भागने की संभावना पहले ही जताई जा चुकी है। कहते हैं कि हर व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत सड़क, बिजली और पानी होती है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं मिले तो जिंदगी की गाड़ी रुक सी जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा भीलवाड़ा के गजसिंहपुरा गांव में देखने को मिला है, जहां ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पिछले कई महीनों से पेयजल की व्यवस्था सुचारू होने के कारण गांव के रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।